हेलो एवरीवन। आज हम ज्योग्राफी की सीरीज शुरू कर रहे हैं। ज्योग्राफी की सीरीज में हम एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, ताकि आपको ज्योग्राफी में जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़ीरो लेवल से हो, किसी कोचिंग की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है? तो हम आज पहला चैप्टर देखेंगे, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ये ज्योग्राफी की क्लास का पहला चैप्टर है और एनसीईआरटी सिक्स्थ क्लास की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, मतलब हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ कौन से स्थान पर है, अर्थ की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे लाइफ अर्थ पर देखने को मिलती है, ये सब चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। देखो क्या होता है, यहाँ पर पहले ही बच्चों की तरह बिल्कुल बेसिक से समझाया गया है कि जिस तरह से सनसेट स्टार्ट होता है स्काई में, मतलब जैसे हमारा अर्थ है तो अर्थ का सनसेट आपको देखने को मिलेगा। तो जब स्काई डार्क होना स्टार्ट होती है तो उस टाइम पर कुछ आपको ब्राइट डॉट्स दिखते हैं। ये ब्राइट डॉट्स क्या होते हैं? एक्चुअली ये वीनस और जुपिटर होते हैं। मतलब ये इतने शाइनिंग स्टार होते हैं कि इनको हम थोड़े से डार्क होने पर भी देख सकते हैं, और जब फुल्ली डार्क हो जाता है तो बहुत सारे टिनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट दिखते हैं। ये टिनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट क्यों होते हैं? देखो पहली चीज ये आप जान लो कि कोई भी स्टार है तो वो साइन क्यों करता है, उसके साइन करने के पीछे क्या रीजन होता है? वो ब्राइट साइनिंग शो करता है। उसके पीछे एक रीजन होता है, जब स्टार अर्थ के एटमॉस्फेयर में उसकी लाइट आती है तो क्या होता है, अर्थ का एटमॉस्फेयर उसको लाइट को डिफ्लेक्ट करता है। अब जब ये अर्थ का एटमॉस्फेयर लाइट को डिफ्लेक्ट करता है तो इससे क्या होता है, लाइट अप एंड डाउन दिखाई देती है। अदर इम्पोर्टेंट चीज, स्टार बहुत फार अवे होते हैं हमारे यहाँ, हमारी अर्थ से बहुत दूरी पर होते हैं। इसलिए क्या होती है, इनमें डिफ्लेक्शन शो करता है। इसलिए क्या होता है, स्टार आपको जो है वो दिखेंगे एकदम ट्विंकलिंग करते हुए। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि जो स्टार है वो ट्विंकलिंग करते हुए दिखते हैं, मगर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि ये ट्विंकलिंग क्यों करते हैं, ट्विंकलिंग करने का क्या रीजन होता है। देखो अगर स्टार को ट्विंकलिंग करने का देखोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब स्टार की लाइट हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करती है तो उस समय एटमॉस्फेयर की वजह से उसकी लाइट में रिफ्रैक्शन दिखता है, बेंट दिखता है, और इस बेंट होने की वजह से स्टार्स की लाइट ट्विंकलिंग करती हुई दिखती है। पहला इंपॉर्टेंट रीजन यही होता है। अगर दूसरी चीज जोड़ना है तो ये हम जोड़ सकते हैं कि स्टार ट्विंकलिंग क्यों करते हुए दिखते हैं, क्योंकि ये बहुत फार अवे होते हैं। इससे लाइट जब तक हमारे अर्थ तक आती है तो एटमॉस्फेयर उसमें इम्पैक्ट दिखाई देता है। जबकि आप प्लेनेट के केस में देखोगे तो प्लेनेट में क्या होता है, आपको लार्ज साइज का दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि हमारे प्लैनेट्स जो होते हैं वो पास होते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, ये सोलर सिस्टम है और इस सोलर सिस्टम में बहुत सारे जो प्लैनेट हैं वो दिखाए गए हैं। जैसे सैटर्न दिखाया गया है, मरकरी दिखाया गया है, वीनस दिखाया गया है, अर्थ दिखाया गया है। तो 8 प्लैनेट दिखाए गए हैं। तो ये इतनी दूर नहीं होते हैं तो इनकी लाइट हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर अफेक्ट नहीं कर पाता है, इसलिए ये ट्विंकलिंग करते हुए दिखते नहीं हैं। ठीक है? ये चीज़ हमने बेसिक चीज़ जान ली जो पहला ग्राफ में दिखाई गई है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या बताई गई है कि जो मून होता है वो नाइट में अगर फुल होता है तो उसे पूर्णिमा कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब हम अर्थ पे रहते हैं तो मंथ के कुछ डेज़ के लिए मून जो है एकदम फुल दिखाई देता है। ये एक नेचुरल सैटेलाइट है। नेचुरल सैटेलाइट उनको कहते हैं जो हमारे अर्थ पर नेचुरली पाए जाते हैं और वो सन से लाइट लेते हैं और अर्थ को ग्लो करते हैं। ठीक है? मतलब अर्थ की ग्लोइंस का भी एक रीजन बनते हैं, क्योंकि उनकी लाइट जो है वो सन से ली गई होती है। तो स्टार क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं, इसलिए उनकी लाइट ट्विंकलिंग करती हुई दिखती है। प्लेनेट पास होता है, इसलिए ट्विंकलिंग नहीं करती है, और मून भी बहुत पास होता है, इसलिए आपको ट्विंकलिंग करता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है? इंपॉर्टेंट चीज हमने जान ली कि फुल नाइट जब होता है तो पूर्णिमा होती है, उस दिन मून फुल दिखाई देता है। जबकि जब नाइट बहुत कम मून दिखाई देता है, बिल्कुल कटा हुआ या बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, उसे न्यू मून नाइट कहते हैं, अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। अदर इम्पोर्टेंट चीज़, सेलेस्टियल बॉडी किसे कहते हैं? देखो सेलेस्टियल बॉडी वो चीज़ होती हैं जो हमारे मतलब गैलेक्सी में शाइनिंग करती हैं। जैसे क्या होगा, आपको सन दिखेगा।
सन के पास अपनी खुद की लाइट होती है, हम देखेंगे कैसे होती है, खुद की हीट होती है। मून क्या है? सन से लाइट लेता है और सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो ये सेलेस्टियल बॉडी हो गए। स्टार क्या हो गए? अपनी ट्विंकलिंग करते हुए दिखते हैं, ये सेलेस्टियल बॉडी हो गए। और प्लैनेट क्या है? जैसे वीनस हो गए, मार्स हो गए, ये ग्लो करते हुए दिखते हैं, तो इनको हम क्या है? सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। मतलब ओवरऑल ये चीज़ समझ में आ गई, हमारे जो हमारे स्पेस में एग्जिस्टिंग स्टार्स हैं और प्लैनेट हैं और सैटेलाइट हैं, वो किसी तरह शाइन करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, उन्हें हम सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताया गया है कि सम सेलेस्टियल बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट होती हैं और बिग होती हैं, क्योंकि वो बहुत सारी गैसेस से बनी होती हैं, ठीक है? अदर इम्पोर्टेंट चीज़ बताई गई है, इनके पास अपनी खुद की हीट होती है, लाइट होती है, जो लार्ज अमाउंट में इमिट करते हैं। इन सेलेस्टियल बॉडी को स्टार कहते हैं। मतलब यहाँ पर स्टार की डेफिनिशन बताई गई है कि स्टार क्या होते हैं। देखो सन है, अब सन के इर्द-गिर्द 4 सॉरी 8 प्लैनेट मूव कर रहे हैं, तो सन की खुद की हीट है, सन की खुद की लाइट है और सन की खुद की एनर्जी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप क्यूरियस स्टूडेंट हो तो आपके पास ये क्वेश्चन इमर्ज होना चाहिए कि सन के पास खुद की हीट कहाँ से आती है और क्यों आती है? देखो, सन के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न नाम की एक रिएक्शन चलती है। न्यूक्लियर फिज़न नहीं बोला मैंने, फ्यूज़न बोला। फ्यूज़न में क्या होता है, अगर सन के कोर में आप देखोगे तो हाइड्रोजन एटम मिल जाते हैं। तो जब हाइड्रोजन एटम मिल के हीलियम बनाते हैं, तो इस केस में क्या होता है, जब ये एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। इसी एनर्जी को हम क्या है, बार बार यूज करते हैं और हमारे प्लेनेट को सन के द्वारा ये एनर्जी दी जाती है। तो इस तरह के स्टार्स को हम अपने खुद की एनर्जी वाले स्टार बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर न्यूक्लियर फिज़न का फ्यूज़न का कॉन्सेप्ट बताया कि कैसे कोर ऑफ स्टार में एक प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन एटम स्क्वीज़्ड हो जाते हैं टुगेदर और वो हीलियम बनाते हैं। इस इक्वेशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है और इसी से हीट और लाइट डेवलप होती है। तो ये चीज़ यहाँ पर सन में हमें देखने को मिलेगी, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या बताया गया है, कॉन्स्टेलेशन के बारे में बताया गया है। कॉन्स्टेलेशन क्या होता है और किस तरह से वर्क करता है? देखो क्या होता है, जब एक पैटर्न बनाते हैं स्टार, देखो यहाँ पर ये स्टूडेंट खड़ी हुई है, ये नॉर्थ की तरफ फेस कर रही है। तो ये जो पैटर्न बन रहा है स्टार्स का, ये नॉर्थ स्टार है, इसे पोल स्टार कहते हैं। जब नॉर्थ स्टार से स्टार को मिलाते हैं, तो क्या होता है, हमें डायरेक्शन पता चलती है नॉर्थ में जाने के लिए। इसे एंशिएंट टाइम में यूज़ किया जाता था डायरेक्शन को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए। तो यही चीज़ क्या कहलाती है, हमारी कॉन्स्टेलेशन कहलाती है। जैसे कि उर्सा मेजर और बिग बियर इज़ वन ऑफ द कॉन्स्टेलेशन, मतलब उर्सा मेजर और बिग बियर नाम के कॉन्स्टेलेशन है, जिससे हम डायरेक्शन का पता करते हैं। इंडिया में कॉन्स्टेलेशन को किस नाम से जाना जाता है? सप्तऋषि और सेवन स्टार और ऋषि सेजेस, मतलब ऋषि के नाम से जाना जाता है। अब इन्होंने यहाँ पर वही बात बताई है कि नॉर्थ में जो है हमारा पोल स्टार होता है और ये हमारा डायरेक्शन बताता है कि नॉर्थ डायरेक्शन में हम कैसे जाएँगे, ठीक है? आगे देख लेते हैं, आगे क्या बताया गया? आगे कह रहे हैं सम सेलेस्टियल बॉडी डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडी होती हैं जिनके पास खुद की हीट और खुद की लाइट नहीं होती है, वो स्टार से लाइट लेते हैं और हीट लेते हैं, ऐसी चीज़ों को प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है? इनको ये प्लैनेट कहते हैं, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्लैनेट किसे कहते हैं, स्टार किसे कहते हैं, इसके बीच का डिफरेंस हम लास्ट में पूरा समझ लेंगे ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए, ठीक है? अब क्या बताया गया, अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है जिस पर रह सकते हैं, जो हीट और लाइट सन से लेती है और हमारा नियरेस्ट स्टार है सन, जिसके हम अराउंड पे मूव कर रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में यहाँ बताया गया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या बताया, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून नाम के ऐसे प्लेनेट होते हैं जो जिनके अराउंड रिंग मूव करती है, ठीक है? आप ये देखोगे सैटर्न के अराउंड, जुपिटर के अराउंड, नेपच्यून के अराउंड, यूरेनस के अराउंड क्या है, एक बेल्ट दिखेगी डेब्रिस की,
ये डेब्रिस आपके होते हैं, एस्टेरॉइड भी हो सकते हैं और कॉमेट्स भी हो सकते हैं। तो ये जो बेल्ट होती है, इसको ही हम इंटरेस्टिंग फैक्ट कह रहे हैं। यहाँ पर क्या करती है, ये बेल्ट इस प्लेनेट के अराउंड मूव करती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये व्हाई डू दे हैव रिंग्स, मतलब ये रिंग्स क्यों रखते हैं? देखो, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ नहीं बताई गई है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी। क्या होता है, ये प्लेनेट बहुत बड़े होते हैं, इसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल रखते हैं। ये ट्रैप करके रखते हैं कॉमेट्स को, एस्टेरॉइड को, जो सेटर्ड हो जाती हैं अराउंड द प्लेनेट। मतलब ये जो है आपको देखने को मिलेगा। और अदर इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है कि मून के पास क्या है, सॉरी, इनको मून बनाने के लिए ये जो सेटर्ड मटेरियल है, इस सेटर्ड मटेरियल के पास खुद की इतनी ग्रेविटी नहीं है डेब्रिस के पास कि खुद ये एक मून बना ले इस बॉडी का। तो इसलिए ये अदर एरिया में घूमते रहते हैं। मतलब अगर ये सैटर्न है तो यहाँ पर एक बेल्ट दिखाई देगी आपको। ये बेल्ट क्या है, इसके अराउंड घूमती रहती है। ये मून नहीं बना पाते हैं क्योंकि इनकी खुद की ग्रेविटी इतनी नहीं होती है। अब यहाँ पर सोलर सिस्टम की बात की गई है। सोलर सिस्टम का आप पहले शॉर्टकट देख लो। शॉर्टकट आप देखोगे MVAM जेसन। मैंने ऐसे याद किया था क्योंकि मुझे ये शॉर्ट लगा था, मगर यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बताई गई है। माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। मतलब मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये जो हमारे प्लेनेट हैं, इनका सॉर्ट है। यहाँ पर एस्ट्रॉइड बेल्ट पाई जाती है, इसलिए मैंने MVEM पर रोककर जे सन याद किया था। तो इस तरह से यहाँ एस्ट्रॉइड बेल्ट देखने को मिलेगी। देखो, ये सन है हमारा, ये सन खुद की हीट है, खुद की लाइट है, तो ये मरकरी हो गया, ये वीनस हो गया, ये अर्थ हो गया, ये मार्स हो गया MVEM, और ये एस्ट्रॉइड बेल्ट हो गई। एस्ट्रॉइड बेल्ट इसे क्यों बोलते हैं? यहाँ पर बहुत सारी डेब्रीज पाई जाती हैं। इन डेब्रीज के पास खुद की इतनी एनर्जी, खुद का इतना ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है कि प्लेनेट डेवलप कर पाएँ। इसीलिए क्या होता है, ये जो अदर प्लेनेट के अराउंड मूव करते रहते हैं। और ये एस्ट्रॉइड बेल्ट जुपिटर और मार्स के बीच में पाई जाती है। ये आपको पता ही होना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ जानी, और मैंने आपको बताया कि हमारे पास कौन-कौन से प्लेनेट हैं। मैंने आपको बता दिया, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। हम देखेंगे प्लूटो को क्यों अर्थ की सॉरी प्लेनेट की सिस्टम से रिमूव कर दिया गया। क्या रीज़न हुआ कि अर्थ के चीज़ों में प्लूटो को नहीं लिया जाता है, ठीक है? अब ये सोलर सिस्टम के बारे में हमने जाना। आगे यहाँ पर यही बात फिर बताई गई है इन्होंने कि सन क्या है, सेंटर में होता है सोलर सिस्टम के, जिसकी खुद की लाइट और हीट होती है। जो मेन सोर्स होता है एनर्जी का लाइफ के लिए अर्थ पर, इसमें स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होती है जिससे ये प्लैनेट्स को अपने अराउंड बांधे रखता है, ठीक है? यहाँ पर कुछ वर्ड्स बताए गए हैं, जैसे ये वर्ड्स बताया गया सोलर सिस्टम का उत्पत्ति कहाँ से हुई? रोमन थियोलॉजी में इसे मिथोलॉजी में सन गॉड कहा जाता है, यहीं से सोलर सिस्टम बना। अब जैसे ज्योग्राफी का जो वर्ड है ग्रीक से आया, ये जी जी का मतलब होता है ज्यू का मतलब होता है अर्थ, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ। ज्योमेट्री का मतलब मेजरमेंट ऑफ अर्थ, और ऑइड का मतलब हो गया, जियोइड का मतलब हो गया शेप ऑफ अर्थ। मतलब थोड़ी सी अर्थ गोल नहीं होती है, ऐसे बल्ज की फॉर्म में होती है, मतलब साइड में बल्ज देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर देखी, मरकरी और सन के बारे में देखा। अब ये चीज़ यहाँ बताई गई है, जो वीनस है, उसे अर्थ का ट्विन कहा जाता है। उसका रीज़न है कि साइज़ और शेप जो है वो अर्थ की तरह होता है, इसलिए मरकरी को अर्थ का ट्विन कहा जाता है। अब वीनस को अर्थ का ट्विन्स कहा जाता है। दूसरी इम्पोर्टेंट मरकरी के बारे में बताया गया है, ये सन से नियरेस्ट है, 88 दिन में सन का 1 चक्कर लगा लेता है। अर्थ के बारे में जानते हैं हम, सन का चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं, ठीक है? 2006 में क्या हुआ था, प्लूटो को आपके आपके प्लेनेटरी डेफिनिशन से रिमूव कर दिया गया। क्या रीज़न था रिमूव करने का? सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न नज़र आया था जो रिमूव करने का, कि जो इसके अराउंड डेब्री है, वो डेब्री को क्लियर नहीं कर पाया था। आप देखोगे क्या होता है, जैसे ये सन है, सन के अराउंड बहुत सारे प्लेनेट हैं, 8 प्लेनेट
अभी तक हम खोज पाए हैं, ठीक है? यहाँ पर कहीं प्लूटो है और ये प्लूटो जो है सारी कंडीशन फ़ॉलो कर रहा है। जैसे पहली कंडीशन फ़ॉलो कर रहा है कि सन का ऑर्बिट करता है, ठीक है बिल्कुल, ऑर्बिट करने देते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि ये नियरर राउंड शेप ये राउंड शेप है, ठीक है? ये भी एक इसकी प्लैनेट की डेफिनिशन में आ गया। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो अपने अगल-बगल की चीज़ें हैं, जैसे ये अगर प्लूटो है, तो इसके अगल-बगल बहुत सारी डेब्री है। तो ये डेब्री क्या है, ऐसे आपको यहाँ पर क्यूपियर बेल्ट दिखाई देगी पूरे। ये क्यूपियर बेल्ट यहाँ दिखाई गई है, नहीं दिखाई गई है। यहाँ पर कहीं आप देखोगे क्यूपियर बेल्ट दिखाई देगी इधर, ठीक है? ये क्यूपियर बेल्ट क्या है, ये अपने जो आस-पास के एटमॉस्फेयर है, उसको क्लियर नहीं कर पाता। उस ऑर्बिट को क्लियर नहीं कर पाता है, इसीलिए ये जो है प्लैनेट की डेफिनिशन से इसको रिमूव किया गया, ठीक है? तो पहली कंडीशन आ गई कि प्लूटो ऑर्बिट करता है सन को, सही है। आप क्या है राउंड शेप का होता है, सही है, इसकी खुद की ग्रेविटी होती है। अगर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखोगे, ये अपने ऑर्बिट को क्लियर नहीं कर पाता, मतलब इसके अगल-बगल में बहुत सारे कुपियर बेल्ट नाम के आइसी ऑब्जेक्ट हैं, जो इसके नेबरहुड को क्लियर नहीं करते हैं, इसीलिए प्लूटो को 2006 की लिस्ट से रिमूव कर दिया गया और इसके बाद इसे ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया। ठीक है? इसी तरह से ड्वार्फ प्लैनेट एस्टेरॉयड बेल्ट में भी पाए जाते हैं, जैसे सीरस हो गया और इरिस हो गया। ठीक है? तो ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी जानना कि किस तरह से हम ये डॉर्क प्लैनेट कहा गया, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया होता। अगर हर चीज़ एनसीईआरटी में दिया हो, तो बच्चे खुद ही पढ़ लें। अब अर्थ के बारे में बताया गया। अर्थ के बारे में बताया गया है कि अर्थ जो है सन से 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है और 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है? इसकी शेप ज्यूइड आकार की होती है, मतलब मैंने आपको बताया साइडों से बल्ज होता है, इतना नहीं होता, इतना थोड़ा-सा बल्जिंग आपको देखने को मिलेगी। अदर इम्पोर्टेंट चीज़ आगे क्या बताया गया है कि डू यू नो में बताया गया है कि जो स्पीड लाइट की ट्रैवलिंग स्पीड होती है, वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, मगर इसे हमें अर्थ तक पहुँचने में 8 मिनट लग जाते हैं अप्रॉक्स। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब अर्थ में के फेवरेबल कंडीशन है लाइफ से रिलेटेड, यहाँ पानी मिलेगा, वाटर मिलेगा, मतलब आदमी इज़िली सर्वाइव कर सकता है, ऑक्सीजन है। अदर प्लैनेट पर ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। अब जैसे आप मून देख लो, मून के देखो मून जो है अर्थ से 1 क्वार्टर होता है, मतलब अगर अर्थ 100 अ, किलोमीटर की है, अज़्यूम कर लेते हैं, तो ये 25 किलोमीटर का होगा, मतलब 1 क्वार्टर आपको देखने को मिलेगा मून का साइज़। अदर इम्पोर्टेंट चीज़ ये कितना फार अवे है, 3,84,400 किलोमीटर अवे है हमसे, ठीक है? एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो समझना बहुत मुश्किल होती है, हमें मून का एक ही फेस दिखाई देता है। अब एक ही फेस क्यों दिखाई देता है? मान लो आपके हाथ में ये गेंद है और आप इस गेंद को लिए हुए बैठे हुए हैं राउंड शेप पर। तो आप ऐसे पकड़े हुए जब बैठे हैं, तो आप मूव कर रहे हैं, तो क्या है अर्थ का जो रोटेशन है और जो क्या कहते हैं मून का रोटेशन है बिल्कुल सेम है। मतलब जो स्पिन कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही टाइम में मूव कर रहे हैं। इस वजह से क्या होता है हमें मून का अदर फेस नहीं दिखता है। इस अदर फेस जो नहीं दिखता है इसे फार साइड कहते हैं और डार्क साइड कहा जाता है। डार्क साइड कहने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ लाइट नहीं पहुँचती, वहाँ लाइट पहुँचती है। जो-जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। इंटरेस्टिंग फैक्ट में क्या बताया गया है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग 21 जुलाई 1969 को ऐसे फर्स्ट अमेरिकन बने जिन्होंने मून पर लैंड किया। अभी तक कोई इंडियन मून पर लैंड नहीं कर पाया है, ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ इम्पोर्टेंट थी जो आपको जानना चाहिए। आगे क्या बताया मून डज़ नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। मून के पास जैसे वाटर नहीं है, कभी-कभी ऐसी न्यूज़ आती है कि वहाँ वाटर है, कि वहाँ एयर है, मगर वो अभी तक न्यूज़ सक्सेसफुल नहीं हुई है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब यहाँ बताया गया है सैटेलाइट। देखो नेचुरल सैटेलाइट होते हैं, एक ह्यूमन मेड सैटेलाइट होते हैं। नेचुरल सैटेलाइट क्या होते हैं प्लैनेट के अराउंड मूव करते हैं और सन से क्या होते हैं लाइट वगैरह लेते हैं, जबकि ह्यूमन मेड सैटेलाइट आर्टिफिशियल बॉडी होती है, प्लैनेट के अराउंड मूव करते हैं, उनका मूव करने का रीज़न होता है कि वो अर्थ को इन्फॉर्मेशन दे सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ से कनेक्ट हो सकें। आगे एस्टेरॉइड के बारे में बताया गया। देखो मैंने आपको यहाँ पर बताया था फिर से आप देख लो, ये सन है, जिसके अराउंड सारे प्लैनेट मूव करते हैं। एमवीईएम,
एमवीईएम के बाद जो है एस्टेरॉयड बेल्ट पड़ेगी और इस एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद जेसन पड़ेगा। जेसन मतलब जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून पड़ेगा, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ पाई जाती है और उसे एस्टेरॉयड कब कहते हैं। जब एस्टेरॉयड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में होती है तो उसे एस्टेरॉयड कहते हैं। जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो मेटेरॉयड कहने लगते हैं और अर्थ पर जब वो कनेक्ट हो जाती है तो उसको हम मेटेरॉइड्स कहने लगते हैं, मतलब टी बढ़ जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ बताई गई है, आगे बताया गया है आकाशगंगा के बारे में, गैलेक्सी के बारे में, क्योंकि हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी है। इस मिल्की वे गैलेक्सी में कहीं न कहीं सन है और यहाँ पर हमारे प्लैनेट हैं और हम निवास करते हैं। इस तरह से पूरे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सी हैं। तो इस तरह से हमने पूरा चैप्टर एनसीईआरटी का फर्स्ट ज्योग्राफी की 6th क्लास की एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट किया और इससे क्या होगा, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। कोई क्वेश्चन आपका है तो इंस्पायर आईएएस और फीडबैक आईएएस 2 चैनल हैं हमारे, यहाँ पूछ सकते हैं आप और चाहें तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।